प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई ने काजी फाइज ईसा की तौसीह अदलिया के खिलाफ जंग करार दे दी। हुकूमत से इनकार, एस्टैब्लिशमेंट से तैयार। खान ने मुज़ाकरात का नया प्लान दे दिया। अचकज़ई के जरिए बैकडोर राब्तों का इंकशाफ। 9 में केसेस हुकूमती साजिश करार। महमूद अचकज़ई ख्वाजा आसिफ के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ ख्वाजा आसिफ के महमूद अचकज़ई पर ताबड़तोड़ हमले। क्या इन हालात में हुकूमत ऑपोजिशन इकट्ठे होंगे? इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत ने अदलिया के हवाले से कानून साजी की तैयारियां कर ली। नवाज शरीफ समेत हुकूमती अराकीन असम्बली और सेनेट इस्लामाबाद पहुंच गए। ऑपोजिशन ने अदलिया मामले की तरमीम के खिलाफ डट जाने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं चाहते, वजीर कानून का वाज़े ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कानून साजी के लिए मतलूबा वोट न होने का इतराफ कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे महंगी बिजली हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। सस्ती करने के लिए IMF को प्लान पेश। IPPs को गैर मुनसिफाना अदायगियों की तहकीकात जारी। गुज़श्ता 10 बरसों में 26 IPPs को 1000 अरब रुपए की कैपेसिटी की मद में अदायगियों का इंकशाफ। सेनेट पावर कमेटी में वफाकी वजीर ने क्या इंकशाफात किए, आंखों देखा अहवाल जानेंगे रऊफ लास्टा साहब की ज़बानी। और इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के धरनों और एहतजाज ने शहर बंद कर दिया। ब्लू एरिया के गिरदोनवा में कंटेनर्स की बाढ़ से लोग ख्वार। हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल हल क्यों नहीं कर रही, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा शामिल करेंगे पाकिस्तानी शहरियों ने एक साल में गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से 7.25 अरब रुपए कमा लिए। हुकूमत को टैक्स की मद में 78.5 करोड़ रुपए वसूल। ये टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद इकबाल साहब। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात करेंगे बानी पीटीआई ने जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, एक रूटीन में हम देख रहे हैं उनकी गुफ्तगू जो है वो कंप्लेंट्स होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, बातचीत जो करते हैं वो एक ही तर्ज पे होती है। कभी उसमें थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, कभी फोर पे आके खेलना शुरू कर देते हैं। आज जो उन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्होंने बात की कि हम तो तैयार हैं हर वक्त मुज़ाकरात के लिए, फिर अचकज़ई साहब को भी हम नॉमिनेट कर चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात मैं करूंगा सिर्फ फैसला करने वालों से। सो ये एक कंफ्यूजन है इस पॉलिसी के अंदर। कैसे देख रहे हैं आप इस गुफ्तगू को? जी देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप इमरान खान के बयानात पे रोज तबसरा करें, रोज कोई एनालिसिस करने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दिन वो थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर वो एक हार्ड पोजीशन लेते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे मेरे ख्याल से उनकी जो पोजीशन है उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। वो एक अरसे से ये बात कर रहे हैं कि सियासी जमातें, बिलखसूस जिन जमातों ने मैंडेट चोरी किया, MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनसे वो बराह रास्त बात नहीं करेंगे। हाँ, अब अचकज़ई साहब को ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है, उन्होंने सबरा बनाया ऑपोजिशन इत्तेहाद का, और उनके थ्रू वो कहते हैं कि अगर वो बातचीत करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान और PTI ये मेरे ख्याल से कई मरतबा वाज़े कर चुकी है कि असल ताकत, क्योंकि वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के पास है, फैसला साज एस्टैब्लिशमेंट है, लिहाजा अगर बात होगी तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट से होगी और किसी से नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो पोजीशन है तहरीक इंसाफ की, इस पर तो वो कायम है। लेकिन अब इस पोजीशन में मसला ये है कि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एंड एज ऑफ टुडे, अगर आज आप मुझसे पूछें या जो भी बाखबर लोग हैं वो यही बताएंगे कि अभी तक एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन में तो कोई लचक नहीं नजर आ रही। जब जलसा भी मंसूख किया तहरीक इंसाफ ने इशारा देने की कोशिश जरूर की कि शायद राब्ते बड़े आला सतह पे हुए हैं और ये एक आगाज है और आगे जाके इसके बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं, और शायद किसी वजह से उन्होंने ये जेस्चर भी शो किया अपना जलसा मंसूख करने का। लेकिन उसके बाद भी आप देखें, इत्तलात तो यही है कि अडियाला जेल में इमरान खान को लेकर सख्तियां बढ़ गई हैं, जिसका एक वाज़े सबूत यह है कि जो सहाफ़ी हैं उनकी स्क्रूटनी अब बड़ी सख्त कर दी है, उनको भी नहीं जाने दिया जाता तमाम साथियों को अडियाला जेल में। तो इससे बड़ा वाज़े है कि जो सख्तियां वो बड़ी हैं जलसा मंसूख करने के बाद, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शायद दूसरी तरफ से अब तक तो कोई बातचीत का इम्कान नहीं नजर आता है। अच्छा शहजाद, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कोई लचक नहीं है और जो बानी पीटीआई का मौकिफ है वो भी मोर और लेस एक ही है। हुकूमत किस किस्म के मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड है, और अगर वो कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो वो वाकई सिंसेयर है और चाहती क्या आउटकम उन मुज़ाकरात से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है अब वो भी संजीदा है। देखिए, वो तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर डाल देते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत में थी या जब ऑपोजिशन में होती है वो सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं होती। वो माजी की पोजीशन तो रही है तहरीक इंसाफ की, आज भी है, लेकिन आज हुकूमत की भी यही, यानी कि नून लीग की भी यही पोजीशन है कि हमने बात नहीं करनी।
और क्यों बात करेंगे? देखें, इस वक्त अगर एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात खराब हैं, मामला खराब हैं, वो सूट करता है हुकूमत को, तो हुकूमत क्यों चाहेगी कि इस वक्त इंगेज करें? एक देखें, साइड हमें समझने की जरूरत है। दो पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुल्क में। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, उन्होंने एक बड़ा मैंडेट हासिल किया है। उनको अगर आप नहीं मामला में शामिल करेंगे और इसी तरीके से उनको दीवार से लगा के रखेंगे तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग की राय है वो ये है कि इमरान खान को जेल में रख के, पीटीआई को हुकूमत से दूर रख के मुल्क को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये उनकी सोच है। तो इस सोच में वो क्यों तहरीक इंसाफ से जो है वो बातचीत करना चाहेंगे? मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा हूँ कि उनकी सोच गलत है या सही, लेकिन ये उनकी सोच लॉजिकली है। तो जब जी, तो इस वक्त वो क्यों बात करना चाहेंगे तहरीक इंसाफ से? बल्कि नून लीग की ख्वाहिश भी होगी कि जो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के मामला हैं वो भी इसी तरीके से रहें, खराब रहें, ताकि उसका बेनिफिट नून लीग को हासिल होता रहे। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। आई एम सॉरी कि आप फैमिली के साथ अब डिनर पे थे। मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑन गन पॉइंट आई ड्रैग यू कि आप आए हमारे शो में। ऑलवेज आप इतनी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। बहुत कम लोग रह गए जो न्यूट्रल रह गए, इंडिपेंडेंट रह गए। यू आर वन ऑफ देम। दैट्स द रीजन आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड योर व्यूज़। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको वो क्या कहते हैं अपने आपकी फैमिली गैदरिंग से ही वो किया। आपके लिए हमेशा आई एम ग्रेटफुल ब्रदर, वेरी काइंड सर। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा जो है पिछले कुछ दिनों में वो बड़ी शदीद नाराज़ और गुस्से में रही हैं और वो पार्टी के लोगों पर भी बरसी हैं, बड़ा खासा उनको भी सुनाई हैं। कोई खान साहब का भी आया कि मेरी पार्टी के अंदर जो है बड़ी ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो हाउ डू यू सी दैट कि मतलब खान साहब अपनी पार्टी के लोगों से खुश नहीं है और पार्टी जो है वो शायद उनसे खुश नहीं है कि जनाब कि वहाँ पर आपने कई पावर सेंटर बना दिए हैं, 8-10 20 लोग हैं जो मिलते हैं खान साहब से, जो बहर आते हैं वो कहते हैं जी मैं ही खान हूँ। तो इसको कैसे देख रहे हैं? इस पूरा पार्टी के अंदर जो एक टर्मैल नज़र आती है सर इसके पीटीआई के। जी, एक तो रोक साहब आप खुद भी इससे वाकिफ हैं कि जब इमरान खान बाहर थे पार्टी में बड़ा फाल किरदार अदा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ में उस वक्त भी ग्रुपिंग थी, हर सियासी जमात से होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ में ज्यादा वाज़ेह होकर आती थी, क्योंकि अक्सर इनके जो रहनुमा है वो टीवी पे भी आके स्टेटमेंट देते थे। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन दो अलग अलग सोच के लोग थे और उनके खिलाफात थे, और पब्लिकली वो आके एक दूसरे को अक्सर जो है टॉन्ट भी कर चुके हैं टेलीविजन पे। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक को एक मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाया गया, दूसरी मरतबा नहीं बनाया गया, क्योंकि आपको पता है कि उनके ताल्लुकात आतिफ खान ग्रुप से और दीगर लोगों से बहुत उनके खिलाफात थे। तो वो अब मजीद बढ़ गए कि इमरान खान जेल में है, इंफॉर्मेशन सही तरीके से उन तक पहुंचती नहीं है या उनकी इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो जितनी भी बातें कर ले यूनिटी वगैरह की, जब तक ऑब्वियसली एक सेंट्रल फिगर पार्टी का नहीं होगा बाहर, तो पार्टी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा, और इसीलिए इख्तिलाफात खुल कर आ रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्लास सर आपने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये तीसरी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, और तीसरी हुकूमत में फिर वो धांधली के करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ वैसे तो बात करती थी कि हम करप्शन के खात्मे की और करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन परवेज खटक साहब की हुकूमत थी तब भी लगे, महमूद खान की हुकूमत थी तब भी लगे। आज इनके अपने मिनिस्टर शकील अहमद की तरह, जिनको अब हटा दिया है, वो खुद कह रहे हैं कि बड़ी करप्शन है। तो ये इल्जाम पार्टी के अंदर से लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से काफी इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एक फिक्र की बात है कि जब आप कहते हैं आप करप्शन के खिलाफ हैं, तो आपकी हुकूमतों पर बार बार ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं? तो ये तो इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। लेकिन अलीमा खान साहबा का देखिए, उनका एक इमोशनल रोल तो हो सकता है, वो हमशीरा है इमरान खान की, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इमरान खान ने सियासत में या सियासी फैसलों में अलीमा खान साहिबा की जो राय है उनको कोई खास अहमियत नहीं दी, ना उनका कोई किरदार रहा है बाकायदा सियासत से। वो दुखी हैं वो पार्टी के इन मामला से कि शायद पार्टी इतना उस हद तक आगे नहीं जा रही जितना जा सकती है। इमरान खान की रिहाई के लिए जलसे का ऐलान करते हैं, फिर मनसूख कर देते हैं। लेकिन जितना मैंने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी सुना है, इंक्लूडिंग जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब है, वो भी खास अहमियत इस बात को नहीं देते कि अलीमा साहबा अगर कोई सियासी बयान देती है, क्योंकि वो कहते हैं इनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो पॉलिसी मेकिंग है पीटीआई में, सियासी पॉलिसी मेकिंग, उसमें पार्टी भी ये समझती है, और आई थिंक कहीं तक इमरान खान भी समझते हैं कि अलीमा खान साहबा का शायद उस पर रोल नहीं। लेकिन जब शहजाद आप ये कहते हैं या पार्टी समझती है कि अलीमा खान साहबा का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, वो खान साहब से मिलकर आती हैं, मीडिया से टॉक करती हैं और बाज़ कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू भी करती हैं, शायद जो मीडिया के लोगों की खासी उन्होंने ठुकाई भी की है, खिंचाई भी की है, और किसी जगह से कोई जवाब भी नहीं आता उनका। बल्कि आपको याद होगा कि इतना कह दिया था उन्होंने, ये जो जहाँ मरवत साहब जो शेर अफजल, उन्होंने कहा जी मैंने खान साहब से हाथ मिला और खान साहब ने मुझे गले लगा लिया। तो आपको याद होगा अगले दिन उन्होंने टीवी पे आके कहा, उन्होंने कहा ऐसी ये कोई बात नहीं, खान साहब ने इनको गले नहीं लगाया और इनको गलत बात नहीं कहनी चाहिए। अलीमा खान साहब तो इतना तक बर्दाश्त नहीं करती कि थोड़ी सी कोई आगे वो होता है ना, ज़रा बात को ज़रा बढ़ा चढ़ा के बयान कर दे। और अगर उनका इतना रोल नहीं है
तो फिर इमरान खान साहब उनको मना कर सकते थे कि आप मेरी बहनें आती हैं, मिलती हैं, फेयर एंड ऑफ फैमिली कंसर्न है, आई वैल्यू इट। तो फिर उनको रोका नहीं जा सकता था कि आप इस तरह के बयान दें जिससे पार्टी के अंदर एक थोड़ी सी वो रिजेंटमेंट आती है, डिवीजन आती है। अगर वो एहतरामन चुप तो रहते हैं कि खान साहब की बहन है, लेकिन बिकरिंग तो होती है, वो पीठ पीछे सारे बातें करते हैं। देखें जनाब कि इनका पार्टी को ये हैंडल कर रही है, ये हमें बातें सुनाती हैं। रऊफ साहब, अगर मना करना होता है इमरान खान साहब ने बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन शायद उनको भी पता है कि अगर कहीं पार्टी भी पड़ रही है या पार्टी में कुछ लोग जो है वो बैकफुट पे रहे हैं और एक एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेना चाहते और अलीमा साहिबा पब्लिकली आके ये पोजीशन लेती हैं, उनको टॉन्ट करती हैं, तो फिर इसमें इमरान खान को कोई नुकसान तो नहीं नजर आता। मैं आपको अभी एक इंसिडेंट बताऊं, क्योंकि ऐसा अक्सर लगता है कि कुछ लोगों को कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को इमरान खान शायद मुख्तलिफ पैगामात भी दे रहे होते हैं। अभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लतीफ खोसा साहब ने पिछले हफ्ते शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम पे कहा कि हमने 3 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि हमाद अजहर पर नजर रखेगी कि हमाद अजहर साहब की क्या एक्टिविटी है और वो क्या पार्टी में। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो हमाद अजहर जहाँ पार्टी में इतने अरसे से 15-20 साल से ज्यादा से हैं, उन पे नजर रखेंगे लतीफ खोसा साहब, जिनको जुमा 8 दिन नहीं हुए। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त। भुट्टर साहब थे, एक लतीफ खोसा साहब थे और एक तीसरे रहनुमा थे। ये 3 रुकनी कमेटी लतीफ खोसा साहब ने बाकायदा टीवी पे आके बताया कि इमरान खान की मर्जी से बनी है ये कमेटी ताकि हमाद अजहर पे नजर रखी जाए। लेकिन 2 दिन बाद आपने देखा कि उमर अयूब ने, सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ट्वीट कर दिया हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई है, हमाद अजहर के मामले पे बात हुई और इमरान खान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया हमाद अजहर पर। अब या तो लतीफ खोसा साहब गलत सुनकर आ गए और गलत बता दिया, कोई ऐसी बात करके जो इमरान खान ने की नहीं थी। ये गुड का बैड का तो नहीं खेल रहे होते खान साहब के जनाब के किसी हमाद अजहर साहब को कोई मैसेजिंग, जो आपने बात की कि मैसेजिंग करा दिया, फिर कोई एहतजाज उमर अयूब साहब गए तो कोई नहीं ठीक है यार, एवरीथिंग इज ऑलराइट। सो गुड का बैड का खेला जा रहा है। रऊफ साहब, यही लगता है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को जो मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस दिए जाते हैं। शेर अब्दुल मरवत आके कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने पूरी जिम्मेदारी दे दी है जलसे की और अब मैं जिम्मेदार हूँ। अगर 9 मई भी होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ, इमरान खान नहीं। अली अमीन गंडापुर आके कहते हैं कि नहीं, इमरान खान ने जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं लीड करूंगा, और शेर अब्दुल मरवत साहब माइनस हो जाते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर रहनुमा आके अपनी मर्जी की बात कर रहा हो। ये लगता है कि इमरान खान जो गुफ्तगू उनसे करते हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की होती है। हर रहनुमा से पता नहीं अब ये उनकी स्ट्रैटेजी है या उनका मूड बदल जाता है या सबको वो वही रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। अच्छा, अभी आपने जलसे की बात की सर, जो बड़ा बिग टेस्ट है 8 सितंबर वाला, आज हमने सेनेट में देखा कि बिल भी आया है जिसके तहत कोई उन्होंने 3 साल तक वो सज़ा भी देंगे अगर इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त किसी ने जलसा किया या कोई लोग गए धरने दिए या वटेवर, तो 3 साल की सज़ा का भी आज पार्लियामेंट में बिल कोई ये पेश किया गया है। आपको क्या लगता है 8 सितंबर इनके लिए भी डू और डाई वाला केस बन चुका है खान साहब और उनकी पार्टी के लिए? इनके लिए भी बड़ा ईगो मसला है। हुकूमत भी कह रही है कि ना हम नहीं होने देंगे, मतलब इन्हें 60 हो तो बिल आ रहे हैं। आपको क्या लगता है 8 सितंबर को क्या होने वाला है सर? एक तो क्लासा साहब, ये बिल नहीं भी आता तब भी अगर आप बगैर इजाजत के, खासतौर पर अगर दिफा 144 रेड जोन में लगा हुआ है तो आप जलसा, धरना, एहतजाज नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस था और उससे पहले लोग आए एहतजाज करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के दरवाजे गेट के अंदर तक दाखिल हो चुके थे। क्या आपने सुना कि हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई बयान तक दिया हो? मैं ये नहीं कह रहा किसी के खिलाफ पर्चा करना कि आपने गैर कानूनी काम किया है, आपने एक बयान भी नहीं सुना होगा। तो ये हमें पता है कि रियासत की रिट जिसके खिलाफ चल सकती है उसी के खिलाफ चलेगी। ये अगर हम कहें कि आज से हुकूमत ने फैसला कर लिया एक ब्लैंकेट के कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी जिन्होंने एहतजाज करना हो जिस मौजू पे, तो हुकूमत उसके खिलाफ बात तक नहीं कर सकती, एहतजाज तक नहीं रिकॉर्ड करवा सकती कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के गेट क्रॉस करके आपको आगे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन 8 जो सितंबर का जलसा, अब जाहिर सी बात है वो तहरीक इंसाफ के लिए अब एक फाइनल राउंड है, 2 या 3 मरतबा तो वो मंसूख कर चुके हैं। अब कितना बड़ा जलसा करते हैं, कितनी उनको आज़ादी मिलती है, ये तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अभी ये हुकूमत अगर इस पोजीशन में लेके आ रही है तहरीक इंसाफ को कि नहीं जलसा भी नहीं करने देंगे और चले रेड जोन में नहीं, तो करनौल तो काफी दूर है, कोई 20-22 किलोमीटर दूर होगा रेड जोन से, कोई मंतक समझ नहीं आती कि ना करने दे जलसा। क्योंकि जब हुकूमत रोकने की कोशिश करती है, देखिए अभी 1 हफ्ता है 8 तारीख में, लेकिन आज से बहस शुरू हो जाएगी जलसा होगा नहीं होगा, तो इससे तो हुकूमत को, जो तहरीक इंसाफ है उसको तो बड़ा फायदा होता है कि रोजाना डिस्कशन हो रही है जलसे के हवाले से। तो हुकूमत क्यों चाहती है? ये तो मुझे लगता है कि बुरी स्ट्रैटेजी है हुकूमत की अपने लिहाज से भी कि वो इतनी ज्यादा इस पर डिबेट कराए जलसे के ऊपर। एक सियासी जलसा है, तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो धरना दे के शाराए बंद कर दें, ना उनका इरादा लगता है, ना तहरीक इंसाफ कोई एक जलसे से इमरान खान को रिहा करवा लेगी, ना एक जलसे से उनको मैंडेट वापस मिल जाएगा। सियासी अपना एक जलसा करना चाहते हैं, उनका हक है, हुकूमत को चाहिए कि उनको जलसा करने दे।
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बड़ी डिबेट है। जितना हुकूमत इस पे पाबंदियां लगाने की कोशिश करती है उतनी बड़ी खबर बनती है, और उतना मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छा है, उनको तो स्पेस मिलती है। हुकूमत का जो है बयानिया कमजोर पड़ता रहता है। आपको लगता नहीं है कि इस जलसे के पीछे खान साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि खान साहब को इस वक्त एक बहुत बड़े जलसे की ज़रूरत है, जैसे कि ये अक्टूबर 2011 में हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, और पूरी की पूरी बाजी पलट गई थी, खान साहब के हाथ में पलट गई। अब भी उनको लगता है कि जब तक एक बहुत बड़ा जलसा नहीं होगा, लोगों का बहुत बड़ा यहाँ पे क्राउड आएगा, उसके इमेजेस बनेंगे, एक लोगों के अंदर से खौफ उतरेगा, लोग फिर इनकी पार्टी के लोग हैं रिएक्टिवेट होंगे, बाहर निकलेंगे, और पूरी दुनिया में मैसेज आएगा। नॉट ओनली इन पाकिस्तान के देखेंगे खान साहब के यहाँ लाखों सपोर्टर्स हैं, इतना ह्यूज जलसा हुआ है, इसके बावजूद इतने ये पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को साबिक को जेल में रखा हुआ है। सो मेरा ख्याल खान साहब का ये मतलब जो है पॉलिटिकल जो मकसद है इस जलसे का, वो रिहाई से ज़्यादा ये साबित कर रहे हैं पूरी दुनिया पे, देखें कि मैं जेल में भी बैठ के कितना पॉपुलर हूँ। और ये बात हुकूमत भी समझती है कि अगर इन्होंने एक जलसा कर लिया इतना बड़ा, तो फिर हमारे लिए इनको काबू रखना, कंट्रोल रखना, खौफ ज़रा रखना, डंडे इस्तेमाल करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो मुझे तो ये समझ आ रहा है, डू यू एग्री विद मी असेसमेंट कि जलसा कितना ज़रूरी है उनके लिए, ये खान साहब के लिए, और इनके लिए ये उसको रोकना कितना ज़रूरी है हुकूमत के लिए? यात्रा साहब, 8 फरवरी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता तहरीक इंसाफ के लिए, ना हुकूमत के लिए। देखिए, हम सबको पता है कि 8 फरवरी से पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ 18 में पार्टी को, अब हमें ये पता है बड़े जो 24 के इलेक्शन पहले तहरीक इंसाफ को जो है एक लेवल पे एक फील्ड मिली, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो नताइज है इलेक्शन के वो उनके हक में आए। जितना हुकूमत या इदारे मैनेज कर सके उन्होंने किया, फिर भी तहरीक इंसाफ की नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो मेरे ख्याल से 8 फरवरी को जो हो गया है उसके बाद तहरीक इंसाफ को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ना दीगर पार्टीज को, ना मुल्क में इदारों को, ना इंटरनेशनली। ये सबको पता है कि तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है। तो एक जलसे से वो कुछ दिन की खबर जरूर क्रिएट कर लेंगे, अगर अच्छा लोग इकट्ठा कर लिया उससे एक बज़ जरूर क्रिएट होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई टर्निंग पॉइंट होगा। इस हुकूमत को भी पता है, हुकूमत के वुज़रा जो मेंबर्स हैं उनसे आप भी मुलाकात करते हैं, उनको पता है इस वक्त अवाम की पल्स क्या है, रियलिटी क्या है, 8 फरवरी की रियलिटी क्या थी। तो वो तो चेंज नहीं होनी है, चाहे इमरान खान जलसा करें या ना करें। हाँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक एक्टिविटी जरूर होगी, चाहे आपने अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को एक उम्मीद जरूर देनी होती है। उस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट जो है असेंबली हो सकती है लोगों की, लेकिन इससे कोई बदल जाएगा वो मुझे लगता है कि इस हद तक नहीं होगा। जो होना था वो 8 फरवरी को हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि हुकूमत तो नून लीग ने बनाई, मैनेज तो हो गए मामला। अच्छा, लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, हमने बड़ा टाइम ले लिया सर। ये जो अभी ये ऑक्सफोर्ड के चांसलर पे एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब ने कहा है, आज भी कहा जी कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आनर की बात होगी मैं ऑक्सफोर्ड में अगर उसका यूनिवर्सिटी का चांसलर लग गया। वहाँ पे भी हमने देखा ब्रिटिश मीडिया में भी बहुत सारे आर्टिकल हक में खिलाफ आ रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, अदरवाइज हो रहे हैं, सपोर्टर हैं। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि ये ना बने। आप इसको कैसे देखते हैं सर कि अभी 1-1.5 महीना रहता है कि दंगल अभी चलेगा नहीं चलेगा, और खान साहब को इसके कोई फ़ायदा होने वाला है सर इस पूरी कंट्रोवर्सी का? मैंने 1-2 स्टोरीज जो इस पर पढ़ी है रऊफ क्लासरा साहब, उसमें ये तो लोग कह रहे हैं, कुछ जो प्रोफेसर हैं या जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या उनसे जो मामला से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि इस ऑक्सफोर्ड के जो चांसलर का इलेक्शन होता है नॉर्मली उसकी इतनी हाइप नहीं होती। अब हाइप ज्यादा बन गई है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पीटीआई के वहाँ बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, फिर वो उस पर बात करते हैं। तो वो एक पाकिस्तान की सियासत की झलक इस वक्त आपको लग रहा है जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर इलेक्शंस में नजर आ रही है। एक तरफ से तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ सर्वे सपोर्ट कर रहे हैं, ओपिनियन पोल डाल रहे हैं एक्स अकाउंट पर, फेसबुक पे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो चाहे गार्डियन की स्टोरी हो या डेली मेल की, उसको उठाकर बात करी कि देखें इमरान खान तो जो है खवातीन के हरासमेंट के हवाले से किस किस्म की गुफ्तगू करते रहे, तालिबान खान के नाम से जाने जाते हैं, उसामा बिन लादेन को शहीद करार देते हैं। तो एक वो कैंपेन चल रही है जिसपे हुकूमत यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि इसको भी हम जिस तरह अक्सर ओवर प्ले कर देते हैं वो किया जा रहा है। और मैंने जो 1-2 आर्टिकल्स पढ़े थे, मैं इसमें हतमी तौर पर नहीं कह सकता, बट आई थिंक कि यूके सिटीजन के अलावा आज तक शायद कोई ऑक्सफोर्ड में चांसलर बना नहीं है। आई माइट बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद वहां पे किसी और को इलेक्ट किया गया। तो इमरान खान का वहां पे बनना चांसलर मेरे ख्याल से इसकी लाइवलीहुड मुझे कम नजर आती है। और वैसे भी ये कोई सिंबॉलिक पोजीशन नहीं है कि इमरान खान साहब अडियाला जेल में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो और वो चांसलर बन जाएंगे। आपका ऑफिस जो है वो ओपन होना चाहिए फॉर एवरीवन, तो आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगर इमरान खान का कोई इम्कान भी है ये इलेक्शन जीतने का, तो मेरे ख्याल से जो वोटर है वो वहाँ पे ये देखेगा कि क्या इमरान खान फिजिकली ऑफिस पे प्रेजेंट हो सकते हैं।
मेरे ख्याल से तो इमरान खान अगर अडियाला जेल में नहीं होते तब भी वो हर वक्त ऑक्सफोर्ड में तो नहीं बैठे रहेंगे लोगों को आवाज सुनने के लिए, लोगों की बातें वहाँ पे। वो तो आपने बात ठीक की कि जब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे इमरान खान साहब, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो यूके नहीं गए थे दौरे पे। हालांकि 2-3 दफा यूके का दौरा जो है वो कंफर्मेशन भी हुई थी और यूके हुकूमत खुश भी नहीं थी इस पे। आपको पता ही होगी कि क्यों नहीं गए। नहीं मुझे नहीं पता, थोड़ा सा गाइड करें सर क्यों नहीं गए। चले वो फिर हम चाय पे बैठ के करेंगे। चले ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, मुर्तजा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करेंगे इसी चांसलर वाले मामले के ऊपर। ये जो मामला है ये डेवलप होता जा रहा है रोज़ बरोज़, और अब ये किस हाइप पर है और इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तजा अली शाह साहब लंदन से बराह रास्त, उनको वेलकम करेंगे। मुर्तजा अली शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ देर में। शाह साहब, एक हाइप सी क्रिएट हो गई है, अभी तक तो पाकिस्तान नेशनल पॉलिटिक्स थी जो ये भी एक सवाल है अपनी जगह के इतने मामलात हैं और बानी पीटीआई जेल में बैठे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उन्हीं के अराउंड घूम रही है, गलत है या सही है। अब इसमें कुछ हुकूमत की भी आई थिंक उसमें उनकी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से वो मेन इश्यूज़ की तरफ नहीं जा रहे और वो बानी पीटीआई के गिर्द केसेस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसे भी चल रहा है। बट अभी ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि दिस डिस्कशन इज़ एवरीवेयर। अब ये जिस तरह अभी कहा शहजाद इकबाल ने कि हम ओवर रेट कर रहे हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा बात करें या एक्चुअली हो रही है बात? खान साहब ने डिस्कस होना है, जो उनके हामी कहते हैं ना, ये अक्सर बात टांट करते हैं, ये ट्विटर या सोशल मीडिया पे भी देखें जी खान साहब अगर रेलिवेंट नहीं है तो आप लोग क्यों उन पे शोज़ करते हैं, बातें करते हैं, आप उन पे क्यों मतलब वीलॉग्स करते हैं, टॉक शोज़। अब ना करें तो अभी नाराज़ हो जाते हैं। देखें हुकूमत जो है उसने इनको वो कर्ज लिफाफे दे दिए हैं, मुंह बंद हो गए हैं, आप बात नहीं करते, डर गए हैं। मुर्तजा साहब जी, मुर्तजा साहब से हम अगले अपने सेगमेंट में बात मुर्तजा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुर्तजा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, हम बात करेंगे ये जो चांसलर वाला मामला है और हम देख रहे हैं कि डेवलप होता जा रहा है, इसकी हाइप भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी क्या सिचुएशन है, स्पेशली जो गार्डियन का आर्टिकल आया है इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, गार्डियन तो आपको पता लेफ्ट विंग का अखबार और जहाँ बड़ा एक जो खास तौर पे जो प्रोग्रेसिव और लेफ्ट विंग सर्कल है उनकी बाइबल समझा जाता है इसको। अच्छा, बाइबल में जो आर्टिकल आया उसको अपने अपने हिसाब में उसकी भी इंटरप्रिटेशन हो रही है, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पे उसने गार्डियन का आर्टिकल में तो उन्होंने ये कहा है कि जो बानी पीटीआई है वो चांसलर बनने के लिए अनफिट है, और वजह वो ये बता रहे हैं कि उनकी औरतों के हवाले से जो रिमार्क्स है और खास तौर पर बिन लादेन को जो उन्होंने रिमार्क्स कहे थे और जो तालिबान के बारे में जो उन्होंने उनको डिफेंड किया था, लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का ओहदा है वो जो ऑक्सफोर्ड की वैल्यूज हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, वो उनके साथ मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए कि वो समझते हैं कि अगर ऑक्सफोर्ड का चांसलर उसने खवातीन के रेप के हवाले से अगर बातचीत की हो इस तरह की या तालिबान या किसी भी हवाले से, उसको वो टेररिज्म समझते हैं। नो मैटर कि इनकी गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया, तो वो उसको ये समझते हैं कि ये जो मीडिया के एक सेक्शन के वो इस तरह की दहशतगर्दी और ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के जुमरे में आता है। लिहाजा देखिए, इसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग जो खान साहब की जो मुश्किलात हैं, पहले भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो ऑब्वियसली गार्डियन में आर्टिकल छप जाना ये उसमें ये कोई एक प्रेशर तो बड़ा है इससे, चूंकि इससे पहले डेली मेल है जो कि राइट विंग टैबलॉइड है, उसका आर्टिकल था। अब गार्डियन में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले दिनों में टाइम्स अखबार में खान साहब की हमायत में भी एक आर्टिकल आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। और ये जो इससे पहले मिडिल ईस्ट मॉनिटर है वहां पे उनकी हमायत में आया, और जो लोग जिन्होंने वो किया उन्होंने अपनी तरफ से तो समझा था कि शायद ये वन साइडेड स्टोरी चलेगी, लेकिन वो आगे से पाकिस्तान की तरफ से पिटीशंस आना शुरू हो गई। तो ये मामला अब काफी वैसे गंभीर हो गया है, और जो टेक्निकल ग्राउंड और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये इसको सामने रखते हुए मुझे अब खान साहब के लिए काफी मुश्किलात नजर आ रही है। आपने अभी मुर्तजा क्या ये कहा कि पहले उसका राइट विंग के पेपर ने, ये डेली मेल ने उनके खिलाफ लिखा या स्टोरी की, अब ये लेफ्ट वाले, सो लेफ्ट और राइट इस मामले में इकट्ठे हो गए हैं कि खान साहब जो हैं इज नॉट ए बेटर चॉइस फॉर ऑक्सफोर्ड। मुझसे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई थिंक दिस इज सिग्नल प्रॉब्लम। अगर आप थोड़ा सा लोकेशन पोजीशन अपनी चेंज करें। जी, डिस्टॉर्शन अभी भी मफल हो रही है। अभी बताइए, अभी ठीक है? अभी थोड़ा सा जहाँ पे पहले थे वो ठीक थी आवाज़ आपकी, जहाँ पहले खड़े थे आप, मेरा ख्याल है अगर वहाँ पे तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जनाब मैं हिलूं, बट ये आप बेहतर है, अब ठीक है सर।
ये देखिए, जो दो इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह हम काउंट कर सकते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पे या नास्ट पे, इस तरह इनके दो बड़े। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक जो ओपिनियन है, जो इंटेलिजेंसिया, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके डेफिनेटली होनी चाहिए कि ऐसा बने कि जिसका पॉलिटिकल बैगेज ज्यादा हो, जिसकी जो बजाय खुद खबर बन जाए, ऑक्सफोर्ड के बजाय फोकस उस बंदे के ऊपर हो जाए जो कि ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिशियन ही ना बने। आपकी थोड़ी सी आवाज़ में अभी मुर्तज़ा थोड़ी डिस्टॉर्शन है, कोई थोड़ा सा कोई साइड पे अगर कोई मजीद आप हो सकते हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू आप कर रहे हैं, हमें थोड़ा सुनने में मसला हो रहा है। अभी ये दोबारा कॉल करें सर आपको, अगर थोड़ा सा जी दोबारा इमरान दोबारा कॉल करें उनको, मुर्तज़ा साहब को। अब ये बड़ी एक मज़े की चीज़ है जो अभी सवाल मैंने पूछना है मुर्तज़ा साहब से। ये आइडिया बेसिकली लाए थे जुल्फ़ी बुखारी साहब, ही इज़ आर्किटेक्ट ऑफ दिस आइडिया। मुझे ये लगता है, मैंने उनके ट्वीट्स पढ़े हैं कुछ, कि ही इज़ अंडर बर्डन, वो कोई थोड़ा सा उन पर दबाव आ रहा है, फील कर रहे हैं कि उनके जहन में तो ये था कि सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे और खान साहब की जो एफर्ट्स हैं, उनका सोशल वर्क है, बैकग्राउंड। अब आप नोट करें कि वो सोशल वर्क को हाईलाइट कर रहे हैं खान साहब के, उनके एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कोई अचीवमेंट्स नहीं बताई जा रही हैं। आप ज़रा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें जो अब तक मैंने पढ़ा है, वो वज़ीर आज़म के तौर पर उनको नहीं बताया जा रहा कि ही इज़ द साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, उन्होंने ABCD ये चीज़ें की हैं, बल्कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर वो थोड़ी सी नेगेटिव हैं, और जो उनकी सोशल साइड है वो उनके पॉजिटिव है। जी मुर्तज़ा, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, आपकी आवाज़ तो मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप ठीक है सर। अच्छा, एक हम चीज़ देख रहे हैं सर कि जुल्फ़ी बुखारी साहब के हवाले से लास्ट टाइम आपने भी बताया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब गए थे तो ये आइडिया तो बेसिकली जुल्फ़ी बुखारी साहब का था, और इसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया कि बहुत बड़ा स्ट्रोक है, कि देखेंगे पूरी इंटरनेशनल 2.5 लाख उसके ग्रेजुएट्स हैं, पूरी दुनिया में डिस्कशन होगी। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, अच्छा कार्ड खेला उन्होंने। अब जब उनके बैकफायर करना शुरू हुआ है, अखबारात में आना शुरू हो गया है, फिर यहाँ पटिशनें शुरू हो गई हैं, फिर मुजाहरे शुरू हो गए हैं, कोई ट्रक श्रक बन गए हैं, और उनकी नेगेटिव साइड जो है खान साहब की वो पेश की जा रही है। आज मैंने उनके ट्वीट्स भी देखे, मुझे लगा है कि वो अगर बुखारी साहब थोड़े से दबाव का शिकार हैं, एक्सप्लेनिंग एंड पे हैं, उन्होंने बताने की कोशिश की कितना बड़ा एजाज़ है, कितना बड़ा अच्छा है, बला बला चीज़ें। आपकी क्या रीडिंग है कि बुखारी साहब आप ये खुश होंगे, पछता रहे होंगे कि खान साहब को मैंने कहाँ पे धक्का दे दिया है? देखें, जो इसमें बुखारी साहब ही नहीं और लोग भी शामिल है। और देखिए, आपने एक अलीमा खान की पर्सन की एक स्टेटमेंट अगर आपने सुनी हो, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको तो वैसे ही खान साहब को उन्होंने कहा जी कि ये हो रहा, आपको हम उनका नाम नॉमिनेट करते, उन्होंने कह दिया हाँ। तो वो उनकी स्टेटमेंट से मुझे ये बड़ा क्लियर इंप्रेशन मिला कि जिस तरह से आइंदा जो नेक्स्ट पोजीशन यही आनी है कि ये शायद इमरान खान साहब को धक्का दिया गया है, वो होता वो यही। देखिए, अब इसमें तो अलग बात है कि अगर वो खान साहब अब निकलेंगे तो तब भी वो कहेंगे कि मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने इतनी हाइप की और फिर खुद ही वो उन्होंने कागजात वापस ले ली, या अगले मरहले में चले भी जाते। लेकिन ये जो देखिए, इस चीज के प्रोज एंड कॉन्स पहले एंटिसिपेट करने चाहिए थे कि अगर वो ये करते हैं, यानी ये एक ऐसा एक खामखा का तनाजा बन गया जिसको इमरान खान को फ्रैंकली जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप इतने बड़े ऑफिस के लिए रन करेंगे तो आप देखें कि मतलब उसके लिए आपको फिर यहाँ मीडिया इंटरेस्ट लेगा आपका। मीडिया ने पिछले बड़े अरसे में इमरान खान के ऊपर नेगेटिवली कुछ नहीं लिखा था, ये आपने देखा होगा यहाँ पे, क्योंकि उनके सिर्फ इंटरव्यूज आ रहे थे प्रेजेंट से जो कि पॉजिटिव थे। पिछले 7-8 दिन में सिर्फ चांसलर के उसमें जाने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेस आया है। अगले 1 वीक 10 डेज में मैं आपको बता रहा हूँ उनकी हमायत में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा आर्टिकल्स नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि जब भी ऑक्सफोर्ड का जो चांसलर का रोल इससे पहले कंट्रोवर्शियल नहीं था, अब की बात बन गया है। तो उस हवाले से और खासतौर पर जो यूके मीडिया, देखिए ये बड़ा सारा कुछ अचानक पाकिस्तान के हवाले से वो प्रिजन लगा जो कहते हैं ना, वो प्रिजन लगा देते हैं, कौन सा वाला, अफगानिस्तान वाला, तालिबान वाला, एक्सट्रीमिज्म वाला। तो वो उन सारे जो पैमाने उसके ऊपर उनको परखा जा रहा है। और मेरा ख्याल है जिन लोगों ने इसको इनिशियली हाइप दी पीटीआई की तरफ से, वो उनको अब अपनी पोजीशन प्रॉपर्ली अभी भी उनके पास टाइम है, वो रिकंसिडर करेंगे और उन्हें करनी चाहिए कि ये उन्होंने किया क्या, क्योंकि आने वाले दिनों में इस हवाले से मुझे काफी नेगेटिव प्रेस नजर आ रहा है। मुझे तो इस तरह लग रहा है जैसे यूएसए में हम देखते थे कि यूएसए में जब वहाँ पे इलेक्शन की रेस शुरू होती है, डिबेट्स होती हैं, या उनके इब्तदाई आपस में उनकी अगर मैचेस एंडोर्समेंट के लिए, तो वहाँ पे कैंडिडेट्स की लाइफ को इतना स्क्रूटनाइज किया जाता है एक एक चीज़ के। अगर किसी ने कॉलेज दौर में कोई थोड़ा सा कोई सूटा भी लगाया
आया था तो उस पर भी स्कैंडल आ जाएगा, उस पर भी उनको हटना पड़ता है। तो उसी तरह की कुछ स्क्रूटनी है जो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। इनके अपोनेंट उम्मीदवार जो आएंगे पॉसिबल, उनके बारे में भी कुछ चीज़ें आ रही हैं या सिर्फ इमरान खान साहब भी अच्छे बुरे हवाले से डिस्कस हो रहे हैं ब्रिटिश मीडिया में, बाकी उम्मीदवारों पर भी कुछ चीज़ छपी है कि नहीं छपी सर? देखिए, मैं आपको क्लासेस साहब बता दूं, ये बाकियों का एक्चुअली जो है ना, ये अभी तक फाइनल तो 2 बातें। अभी तक तो एक जो फीमेल कैंडिडेट है जिनको गार्डियन की कॉलमिस्ट ने भी उस दिन एंडोर्स किया वो हैं, और बाकियों के बारे में ये सुना है कि वो उन्होंने अप्लाई किया है। अच्छा, वो अभी तक उनका कोई कंफर्म नहीं है कि पीटर मेंडलसन है, विलियम हेग है, ये लोग हैं जिनके बारे में सुना गया। यहाँ पे पीटीआई ने बढ़ चढ़ के ये कह दिया जी कि वो अब है और वो रन रहे हैं और वो बनेंगे और उनको बनना चाहिए। उन्होंने ओपिनियन आर्टिकल लिखवा दिए, जिसकी वजह ये फ्रैंकली स्पीकिंग बरतानवी मीडिया ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। इसमें हमारे पीटीआई के दोस्तों ने उन्हें कहा कि आप नए इंटरेस्ट से इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, हम इंटरनेशनल न्यूज बन गए, तो यहाँ से काम चला है। लेकिन तो स्क्रूटिनी की आपने बात की, देखिए यहाँ जो ईटन कॉलेज है, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पहले जहाँ जाते हैं, वहां पे जो डेविड कैमरून वहां पे गए, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन गए, आज तक उनके ऊपर यहाँ का मीडिया लिखता है जी कि डेविड कैमरून ने वहां चर्च का सूटा लगाया था। आज तक बोरिस जॉनसन और उनके 75 दोस्त, उनकी एक तस्वीर है जिसके ऊपर मीडिया क्रिटिसाइज करता है कि ये इलीट एटोनियन क्लब है जो वहां पे जो है ना साल के इतने 50-60 हजार फीस देकर पड़े हुए, इनको दुनिया की असल सूरत हाल का नहीं पता, आउट ऑफ टच है। तो ये स्क्रूटिनी तो होती है। जो ही अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नाम फाइनल होंगे, इन सब के प्रोफाइल निकलेंगे। अभी तक जो फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने कहा है कि वो लड़ रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मुख्तलिफ जस्टिस कैंपेन्स के हवाले से, वो बैरिस्टर हैं, वो काफी पॉजिटिव है। जो पॉलिटिशियंस आएंगे उनके ऊपर गन तो यहाँ बड़ा। अच्छा मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के अपने बच्चे भी हैं, एक्स फैमिली भी वहीं पे है, डेफिनेटली वो मीडिया देख रहे होंगे, सोशल मीडिया चीज़ें हैं, जमीमा खान साहब खुद बड़ी एक्टिव रहती हैं, बच्चे भी ना भी कहें लेकिन वो होते हैं, तो उन पे भी क्या ये असर आ रहा होगा कोई, या आप समझते हैं कि उनके ख्याल में उनका फादर जो हैं एक पब्लिक फिगर हैं, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, कंट्रोवर्सीज पहले भी रही हैं, सो दे आर यूज्ड टू इट, या पहली दफ़ा ब्रिटिश एक मीडिया में इस तरह की चीज़ें खान साहब के बारे में वो नेगेटिव एक आ रही हैं जो अभी आपने बताई हैं आपने, और हमें भी पता है उनका, तो उन पे क्या कोई असर, कोई उनकी तरफ से कोई फीडबैक, कोई जमीमा खान साहबा की तरफ से रिएक्शन, एनीथिंग? देखिए, इस पर जमीमा खान ने तो पहले मुझे एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था जियो के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं इन्वॉल्व नहीं होती। बजाय तो वो नहीं होती। उनके बेटे ने, छोटे बेटे उन्होंने उनके एक नाम से एक अकाउंट है जिससे अब्बा चांसलर का, उन्होंने वहां पे एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया जिसके ऊपर पीटीआई ने ट्रेंड चलाया कि अब्बा चांसलर पॉपुलर ट्रेंड है, उनको क्यों होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ से ये बात कहा जाता है कि गोल्डस्मिथ फैमिली शायद तो ऑक्सफोर्ड की कह रही, मैं आपको सही बात बताऊँ, गोल्डस्मिथ फैमिली को पता था वहाँ पे परेशानियां, खुशियां, गमियां, दुख है। पाकिस्तान में लोगों का यहाँ पे हमने ये बना दिया कि शायद ऑक्सफोर्ड पे इलेक्शन है ही पाकिस्तान के बारे में। आप यकीन करें, जिन लोगों ने वोट देना है ना, आप मेरी आज का ये प्रोग्राम ये इसको आप दोबारा इस पर बात कीजिए। जिन रजिस्टर्ड लोगों ने वोट देना है, 4-5 को मैं जानता हूँ, उनको तो पहली बार पता चला कि इसको को पाकिस्तान को 50% और अबाव लोगों को पाकिस्तान से इंटरेस्ट कोई नहीं है। उन्होंने वोट देना है 4-5 मेन कैंडिडेट्स को, किसको वोट हो, क्योंकि वो पाकिस्तान सियासत में। आपकी आवाज मुर्तज़ा फिर काट रही थी, हम आपको लेते रहेंगे, ब्रेक की तरफ भी जाना है, इस इशू पे आपको लेते रहेंगे, आप अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड, आपने मैं लंदन से बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ टॉपिक्स इसमें बात करेंगे, खासतौर पे जो ख्वाजा आसिफ ने महमूद अचकज़ई साहब से गुफ्तगू की, उनको निशाना बनाकर उनको मुखातिब करके बात की, उसके ऊपर बात करेंगे जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए, और इसके अलावा बात करेंगे जो इस्लामाबाद में एक माहौल है, हर तरफ कंटेनर, हर तरफ रोड ब्लॉकेजेस, धरने, ये क्या सिचुएशन है, हुकूमत इससे कैसे निपटेगी, और पाकिस्तानी शहरियों ने एक साल में जो गूगल, व्हाट्सएप और फेसबुक से जो पैसे कमाए हैं, उसके जो इंकशाफात हैं वो अगले सेगमेंट में ट्राई करेंगे कि उनके ऊपर बात कर सकें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। हमारे पास 2 बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के स्टैट्स हैं जो आई थिंक पार्लियामेंट में डिस्कस हुए ये वक्फा सवालात में। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया से जो हमारे ये शहरी हैं, उन्होंने एक साल में जो जितने पैसे कमाए हैं गूगल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स।
बड़ा एक हमारे जो रिपोर्टर इमरान मगराना, वो बड़ा रिलीजियसली पार्लियामेंट भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो वहाँ से बड़ी अच्छी वो स्टोरीज निकाल के लाते हैं। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ न्यू नॉर्मल पाकिस्तान के लिए। यकीन करें, मैंने बड़ा करीब से देखा सोशल मीडिया को, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, उनमें से हैं जो बेनिफिशरी हैं सोशल मीडिया के। हर हुकूमत ने कोशिश की है कि पाकिस्तान का यूथ जो है, या ये मुल्क मुफ्त के डॉलर ना कमाए। पूरी दुनिया कमा रही है, ये वाहिद मुल्क है। पीटीए बहुत कमा रही है। इंडिया हमारे मुकाबले में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। आबादी भी खैर उनकी बहुत बड़ी है कि वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे चली गई है, हर चीज़ में कहते हैं। इसमें यकीन करें, जो भी हुकूमत आई है ना, उसने आके सबसे पहले इन्हीं को टारगेट किया, यूथ को भी किया है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी किया, स्टार्टिंग फ्राम इमरान खान, वहाँ से, क्योंकि उस वक्त ये ज़्यादा चीज़ें हुई थी जिसको इन्होंने कंटिन्यू, बल्कि नेक्स्ट लेवल तक ले गए। मौजूदा हुकूमत है, ये नेक्स्ट लेवल पर लेकर लगे। मैं उस वक्त भी कहता था कि खान साहब ने अगर यूथ को वो करना है, आपने इनको मोटिवेट करना है, इनको आने दें। मतलब आज तक पाकिस्तान में ये लोगों के लिए हैरानकुन बात हो गई कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं है, यूट्यूब की है, उन्होंने कर दी, फेसबुक की नहीं है। और इमरान खान साहब के दौर में हम ये पिट मरे वहाँ पे कि आप होने दे। रीज़न क्या थी कि खान साहब और उनकी पार्टी सोशल मीडिया टीमें कहती थी, उनको भेजती थी कि आप हमें फ़लाँ बंदे का वो दें, उसका डाटा दें, फ़लाँ बंदे की हमें डिटेल दें, यहाँ पे दफ्तर बनाएं, इसके बाद ये इसमें मवाद है। मतलब ये बुशरा बेगम साहब में बहुत सारी चीज़ें छपती थी, मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि खान साहब की तरफ से दबाव जाता था उन पर कि इन फ़ोटोज़ हटाएँ, पिक्चर्स हटाएँ, फ़ोटोशॉप हटाएँ। अब फेसबुक का अपना एक कल्चर है, अभी उसको देख लें, ये क्या कहते हैं आप, ट्विटर उस एक्स को देख लें, उन्होंने ब्राज़ील में डाउन कर दिया, उन्होंने डाउन कर दिया डैम केयर। इंडिया में उन्होंने बड़ा कहा गया कि आप हमें डाटा दें, लोगों के आप हमें एड्रेसेस दें, चीज़ें दें, हम उनके पीछे जाने देते। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका एक एतमाद का रिश्ता था विद कंज्यूमर या यूज़र। सो जहाँ जहाँ हुकूमतों ने दबाव डाले हैं, वहाँ पर ये सोशल मीडिया की इनकम कम हुई है। तो खान साहब के दौर में सबसे बेस्ट उनसे तवक्को थी कि आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, सोशल मीडिया की वजह से आप डर लेंगे, सोशल मीडिया की वजह से आपने अपने नैरेटिव बनाए हुए हैं, आपने लाखों नौजवानों को पीछे लगाया हुआ है। लाखों नौजवानों को जहाँ पे आपकी पार्टी के लिए दिन रात गुन गाते हैं और आपको महात्मा साबित करते हैं, ठीक है मान लिया, और वहाँ पर उनको थोड़ा सा कमाई का कोई तरीका तो बताएं, आप उनको पैसे तो कमाने दें कि आपके पास टैलेंट है, मेरिट है, आप पैसे कमा सकते हैं। अब आपको हुकूमतों को जॉब देने पे एक इल्जाम ये भी तो लगता है कि उन्होंने जनरेशन को सोशल मीडिया पे लगा दिया। बेशक उन्होंने अपनी एडवोकेसी में लगा दिया, या उन्होंने कहा कि ये खान के वॉरियर बन जाएं, बट उन्होंने प्लेटफॉर्म तो उनको ओरिएंटेशन तो दे दी कि आप इसके जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको नहीं लगता कि यार मौजूदा पे यार मैंने पहले कह दिया था नेक्स्ट लेवल। पहले मैं जरा खान साहब के मैं उनके एक्ट से बता दूं कि उन्होंने कैसे इसको नौजवानों को उसके काम, ये तो नेक्स्ट लेवल पे गए हैं, ये तो बेनिफिशियरी है ना, इनको तो सूट करता है कि आप सोशल मीडिया को तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, बंद कर दें। ये तो बंद कर रहे हैं, ये तो बंद किए बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब के दौर में 3.5 साल उनसे पूछा जाना चाहिए, आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपके पास टीमें थी, बड़े बड़े डिजिटल के आप एक्सपर्ट लाए थे, आप यहाँ ये फेसबुक को आप उसकी मोनेटाइजेशन नहीं करवा सके, सबसे बड़ा पैसा फेसबुक से कमा सकते थे। आज भी आप उसमें देख लें कि जो आपके रूरल एरियाज में बैठे, इतना बड़ा टैलेंट आपके पास पड़ा हो, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे एंटरटेनर हैं, कंटेंट है, इतना मतलब कंटेंट है, वो डोमिनेट करते। अगर आप उनको थोड़ी सी मजीद सपोर्ट देते, आप IMF से पैसे लेने जाते हैं, आप वहाँ से सऊदी से लेते हैं, चाइनीज से लेते हैं, UAE से लेते हैं, दुनिया भर से भीख मांगते हैं डॉलर पे 7% पे सूद पे या 4%। जो आपका नौजवान यूथ कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान में यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए या उसके आपके बाकी जितने भी टूल्स हैं उनके जरिए पैसा ला सकता है, टिकटॉक वगैरह के, आपने उनको लाने में, उनको मोनेटाइज करा के करने में कितनी मदद की है। आप उल्टा उनको इस तरह की, जो हमारा PTA सबसे बड़ा बिग थ्रेट बना है पाकिस्तान में किसी कंपनी को मोनेटाइज करने में, कि इन्होंने डेली की बुनियादों पे उनको कंप्लेंट्स भेजते हैं, डेली की बुनियादों पे फरमाइशें भेजते हैं कि फलां चीज़ हटाएं, वो हटाएं, ये हटाएं। उसके बाद उन्होंने कहा भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपको, आपके मुल्क में कोई इतने बड़े फड्डे हैं, इतने में आपकी लड़ाइयाँ हैं, पढ़ते ही नहीं है, हम इसमें पढ़ते नहीं हैं। जब आपके मुल्क में इसके बावजूद कि आपने मोनेटाइजेशन नहीं हुई आपकी, कि पैसे आते, इसके बावजूद उन लोगों ने आपको तकरीबन 7.5 या 8 अरब रुपए कमा के दिए हैं। डॉलर हैं ये डॉलर आए हैं इस मुल्क में, जो किसी खाते में नहीं आते, जिनका जिक्र ही नहीं है कहीं पे, कोई आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते। ये आपके 7 अरब जो हैं, ये 7 अरब चलो डॉलर ना आते, 1-2 अरब डॉलर आके मार्केट पाकिस्तान है, ये पैसा आ सकता था। जो आप जाते हैं सऊदीज के पास, UAE के पास, बाकी सब मिन्नत तरले से पैसे लेकर पाकिस्तान के पास कंटेंट की इतनी वैरायटी है कि एवरी अदर स्टोरी इज अ सक्सेस स्टोरी। बड़ी उस तरह की कौम है जो मुश्किल हालात में, बड़े लोग यहाँ करोड़पति बने हैं बैठे बैठे। भाई एक तो गोरे को दाद देना ना, जिसको दिन रात यहाँ गालियां दी जाती हैं, जिनकी तबाही बर्बादी की दुआएं मांगी जाती हैं, उन्होंने बैठे बैठे उन्होंने कहा जनाब आप में कोई टैलेंट है, आप में कंटेंट है, यू कैन बी अ किंग, मतलब कंटेंट इज अ किंग।
कोई यहाँ पे कोई ढोल बजाने वाला, कोई झूमर मारने वाला, कोई गाने वाला, कोई ड्रामा आर्टिस्ट है, कोई लोग अब देहातों में देखें तो सही है, कोई कुछ अब जाएं तो सही, जरा देखें तो सही क्या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, आपने उनको क्या प्रमोट किया। अब ये आ गए खान साहब को तो छोड़ दें, उन्होंने कहा नहीं ये सारे जितने नौजवान है ना ये मेरे गीत गाएंगे, ये मेरे गुण गाएंगे, ये सोशल मीडिया मेरे लिए है, इन्होंने पीटीआई पे रखना है, इन्होंने मेरे मुखालफिन को गालियां देने, दिन रात इन्होंने ये तबरे पढ़ने हैं। इसके अलावा उनके जहन में नौजवानों का कोई क्रिएटिविटी को कैप कर दिया, उनका ये था बस वहीं पे रुक गया। आज का नौजवान रुक गया, उसने दिन रात गालियां देनी है ट्विटर सोशल मीडिया पे, यही जॉब है, यही 24/7 है, उसी से कमाए उसी में से खाए। इनको देखें, ये तो विक्टिम थे उसके खान साहब के कीबोर्ड वॉरियर्स के। इनकी आप ज़रा देख लें वजारतें किसके पास है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, खान साहब के दौर के वजीर देख लें, इनके दौर के वजीर देख लें, या किसी हुकूमत का देख लें, जो सबसे थकी हुई वजारत समझी जाती है ना, किसी को डंप करना है, एडजस्ट करना है, निकम्मे नलायक मेरे जैसे को, उसको कहते हैं IT दे दो उसको। इन्होंने तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, इन्होंने मक्कू ठप दिया है इसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। इन्होंने कहा जनाब ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये तो पैसों के चक्कर में पड़े नहीं है कि इस मुल्क में डॉलर आएंगे, नौजवान कमाएंगे। अच्छा नौजवान फिर आपसे नौकरी नहीं मांगेंगे, आपकी रेस्टलेसनेस जो बढ़ती जा रही है, हंगामे बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना की बुनियादों पे यहाँ पे लोग जो आपके जॉबलेस हो रहे हैं, अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको तो एक मौका दिया हुआ है अल्लाह ने या इन गोरों ने, उन्होंने वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज हैं कि आप इन नौजवानों का रुख उधर करें, इनको कहें इधर से पैसा कमाओ, हुकूमतों से नौकरियां मांग रहे ना हो, एक तो डॉलर आ रहे हैं, दूसरा उनको नौकरियां मिल रही हैं, आपने मक्कू ठप दिया। इन्होंने कहा जी और साहब ये तो अनस्ट्रक्चर्ड इनकम है जिसकी आप बात करें, जो स्ट्रक्चर्ड इनकम है यानी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जो इससे वाकई रेवेन्यू कमाती हैं, उनको देखें ना 5G की टाइम पे हमारा ना 5G है ना 4G है, एज पे हम आए हुए हैं, हम रोड पे निकलते हैं तो हम एज पे होते हैं। सो ये सिचुएशन तो वाकई इस तरह की है कि एक बहुत बड़ा एवेन्यू बंद हो चुका है। ये इनको इससे दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी चार्जेस इनके चेक लें, मतलब एक तरफ हमारे पैसे से अभी देख लें कि जो अभी आज इमरान स्टोरी लाए हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जजेस के लिए, वजीरों के लिए कितने कितने सिक्योरिटी वाले लोग खड़े हैं, और कितने कितने एक महीने में जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वजीरों की सिक्योरिटी पे एक माह में 5.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हम लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो आपको डॉलर ला के दे रहे हैं, जिनको आपने यहाँ पे आपने नेट बंद किया हुआ है, जिस पे ट्विटर बंद किया हुआ, हालांकि ट्विटर की मोनेटाइजेशन थी, आप थोड़ा सा उसके साथ को एलन मस्क के साथ मिलकर उसकी मोनेटाइजेशन ऑन करवाते पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, कि लोगों को मौका दें कि खुद कमाओ खुद खाओ, हमें कुछ ना कहो। आपने कहा नहीं ना हम आपको कुछ देंगे ना कुछ आपको कमाने देंगे। सो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है ये उनसे इमरान खान साहब से 2-4 कदम आगे गए। इन्होंने तो पूरे का पूरा खेत उजाड़ दिया ना नेट रहा है आपका, ना आपकी मतलब कोई सर्विसेज रही है, ना आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, खासतौर पे सिक्योरिटी अखराजात वाली जो है, ये स्टैट शेयर करने वाले हैं लोगों के साथ, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।